नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती हुई बस में गैंगरेप के मामले में आज साकेत कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले के में 6 में से 4 आरोपियों पर आज फैसला आएगा। इन पर गैंगरेप, हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इस मामले के एक आरोपी ने जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक अब नाबालिग आरोपी को सजा सुनाई जा चुकी है। जब राजधानी के राजपथ पर आवाम उतर पड़ी और गुस्सा इतना कि वाटर कैनन की बौछारें भी कम पड़ गईं। सड़कों पर ऐसा विरोध जिसकी गूंज संसद तक सुनाई पड़ी। पूरा देश तकरीबन 2 हफ्ते तक सदमे और गुस्से में उफनता रहा। पुलिस, प्रशासन, सरकार और समाज एक एक कर सवाल सब पर उठे। ये सब कुछ हुआ दिल्ली की सड़क पर 16 दिसंबर की रात हुई उस घिनौनी वारदात को लेकर, जब लाचार और बेबस इंसानियत पनाह मांगती रही और दरिंदे सारी हदें पार कर गए। उस दिन लड़की मुनीरिका के इसी बस स्टॉप पर अपने दोस्त के साथ घर जाने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में द्वारका जाने वाली एक बस आती है, जिसमें दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन बस में बैठते ही बस में मौजूद लोग दोनों के साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद बारी बारी से लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। इतनी दरिंदगी बढ़ती गई कि शैतान भी कांप जाए। चलती बस में करीब घंटे भर बलात्कार के बाद आरोपी पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के इस इलाके में फेंक कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने उसकी हालत देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में लड़की को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया और फिर आरोपियों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस सबसे पहले उस बस की पहचान चाहती थी जिसकी सीसीटीवी फुटेज एक होटल के कैमरे से मिल गई। लड़की के दोस्त के बयान और सीसीटीवी फुटेज से दिल्ली पुलिस को बस के बारे में अहम सुराग मिले और इसके बाद नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ से करीब 300 बसों को राउंड अप कर लिया गया और अब पुलिस को इंतजार उस बस का था जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में इस्तेमाल हुई बस की पहचान में दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा और बस RK पुरम के रविदास कैंप से जब्त कर ली गई। बस के साथ उसका ड्राइवर और मुख्य आरोपी राम सिंह भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो उस काली रात के सारे राज खुलते चले गए। अगले ही दिन पड़ोस में रहने वाले विनय शर्मा और पवन को भी पकड़ लिया गया, जबकि आरोपी अक्षय ठाकुर को बिहार और राम सिंह के भाई मुकेश की राजस्थान से गिरफ्तारी में कुछ दिन और लगे। बाद में पुलिस ने आखिरी और छठे आरोपी को भी दबोच लिया, लेकिन वो नाबालिग निकला। पुलिस ने वारदात सुलझाने का दावा किया, लेकिन जनता का दबाव अब भी उसके ऊपर था। ऐसे में चुनौती थी आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की। लोगों की नाराजगी और हर तरफ हो रही छीछालेदर से जबरदस्त दबाव में आई दिल्ली पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया। इस बीच पीड़ित लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी कलमबंद कराया, जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। फिर भी उसने न सिर्फ तमाम आरोपियों के खिलाफ बयान दिए बल्कि जीने की उम्मीद लिए हालात से लड़ती रही। लेकिन गहरी और गंभीर अंदरूनी चोटों की वजह से हालत बिगड़ती चली गई। लड़की को बचाने की आखिरी कोशिश सिंगापुर भेजकर की गई, लेकिन घटना के 2 हफ्ते बाद उसने माउंट एलिजाबेथ में दम तोड़ दिया। इधर पुलिस के आगे ठोस सबूत जुटाने की कड़ी चुनौती थी। इस केस के लिए बनाई गई SIT ने 4 स्तर पर सबूत जुटाए, जिसमें पीड़िता, उसके दोस्त और दूसरे लोगों के बयान, वैज्ञानिक सबूत के तौर पर बस की फोरेंसिक और आरोपियों की DNA टेस्ट रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, इनमें CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और आरोपियों की मूवमेंट शामिल किया गया। साथ ही मेडिकल सबूत जो एम्स, सफदरजंग और सिंगापुर अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में दिए। इस केस में कई बातें पहली बार हुई। सिंगापुर में बिना पंचनामे के ही पोस्टमार्टम करवाया गया। इतने बड़े पैमाने पर DNA टेस्ट कराए गए। आरोपियों के दांतों का टेस्ट बेंगलुरु की लैब में हुआ और CFSL 2 दिनों तक बस में सबूत तलाशती रही। मामला साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुंच गया। देश भर में इस घटना के खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे थे। लोगों में नाराजगी थी। सरकार और दिल्ली पुलिस दबाव में थी। तो वहीं इस केस से जुड़ी SIT की टीम कोर्ट में अपने मामले को पुख्ता करने के लिए भारी दबाव के बावजूद
एडी चोटी का जोर लगाए हुए थी। 3 जनवरी 2013 को केस की चार्जशीट दाखिल हुई और 5 फरवरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। एक नाबालिग को छोड़ बाकी 5 आरोपियों पर हत्या की कोशिश, गैंग रेप, डकैती और आपराधिक साजिश समेत 13 धाराएं लगाई गई। इस बीच 11 मार्च की सुबह एक खबर आई कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपी राम सिंह ने फांसी लगा ली। बाकी 4 आरोपियों की सुनवाई चलती रही। पुलिस ने कुल 88 गवाह पेश किए, जिसमें सिंगापुर अस्पताल के 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। इनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। पीड़ित का बयान लेने वाले मैजिस्ट्रेट और वारदात के वक्त साथ रहा दोस्त भी गवाह बना। पुलिस ने तमाम सबूत भी कोर्ट में पेश किए। हमारा उद्देश्य ये है कि हर अफसर को जो हमने इस केस के से लेसन लर्न किए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई इस प्रकार का केस होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी फर्स्ट रेट हो। अपने बचाव में आरोपियों ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें दी। मुकेश ने कहा वो सिर्फ बस चला रहा था। विनय ने कहा वो बस में मौजूद नहीं था। अक्षय ने कहा कि वो बिहार में था। पवन ने भी कहा कि वो कहीं दूसरी जगह था। इसके लिए उन्होंने 17 गवाह भी पेश किए। जब ये अपनी डिफेंस पहले दिन ही बता रहे हैं, जब मैंने इनसे जेल में मुलाकात की मुलजिम से, तो उन्होंने बताया सर आप नई दिल्ली की सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, रेलवे टिकट रिजर्वेशन निकाल लीजिए, और उसने कहा फोन आप थाने में लेके देख लीजिए, वहां मैं नहीं था, घटना में मैं था ही नहीं। इधर 31 अगस्त को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को लेकर अपना फैसला सुनाया और गैंग रेप में उसे दोषी करार देते हुए 3 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया। अगर उनको फांसी नहीं मिलती है तो हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए शर्मसार होने की बात है। और जिस उम्मीद को लेकर मैं बैठा हूँ कि नहीं अब की बार ये फैसला बहुत सही आएगा, तो हम जज से हमारी ये विनती है कि बिल्कुल हमारी बिटिया को, उसके तकलीफ़ को, उसके साथ जो हुआ है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको न्याय मिले। लेकिन बेटी के इंसाफ का इंतजार करते घर वालों को फांसी से कम कोई भी सजा मंजूर नहीं, जिसकी मांग उनकी बेटी भी जाने से पहले कर चुकी थी। आरोपियों ने मेरे साथ दुराचार किया, गलत काम किया। मैं चाहती हूं कि उन्हें सजाए मौत मिले। अब चलते हैं साकेत कोर्ट, जहां हमारे संवाददाता आशीष भार्गव मौजूद हैं। आशीष, आप पहले दिन से इस मामले को कवर कर रहे हैं। हर किसी को इंतजार है, परिवार को इंतजार तो है ही कि आखिर इसमें क्या सजा होती है, लेकिन साथ ही देश भी जानना चाहेगा कि आखिर आज कोर्ट क्या फैसला देता है। एक अहम दिन है आज। जी बिल्कुल, देखिए शारिक का काफ़ी अहम दिन है। सबकी नज़र इस पूरे केस पर है, क्योंकि इस केस ये ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था और उसके अलावा जो पुराना कानून है हमारे देश का, उस पर भी सवालिया निशान लगाए। और इसके बाद आनंद फानंद में सरकार की तरफ से नया कानून भी पास किया गया। तो निश्चित तौर पर एक जो ये केस है, इसका जो फैसला आएगा वो मील का पत्थर साबित होगा। उसी तरह एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा आगे। और निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की साख भी इस पूरे मामले पर टिकी हुई है कि जब अदालत का फैसला आएगा, जिस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दावे किए हैं, अपने सबूत पेश किए हैं, कई चीज़ें हमने जैसे बताया कि पहली बार इस्तेमाल की गई, इसमें ऐसी कई चीज़ें थी जो पहले कभी इन्वेस्टिगेशन में देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार इस पूरे केस में पूरी ताकत झोंक दी थी दिल्ली पुलिस ने, ताकि इस मामले में जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। तो अब दिल्ली पुलिस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। जब ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो निश्चित तौर पर सबकी नज़र रहेगी इस पूरे केस पर। जी आशीष, अगर ये कहें कि पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग रायसीना हिल्स तक पहुंचे थे और बिना किसी के बुलाए पहुंचे थे, तो पूरे देश में गुस्सा था। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ और एक मासूम लड़की की जान गई दरिंदगी की वजह से, तो एक संदेश देना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए संदेश देना जरूरी है, लेकिन कानून की नज़र में की अगर हम शारिक बात करें तो कानून की नज़र में पुलिस को पुख्ता दलीलें, पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, जो कोर्ट में, जो अदालत को लगे कि वो सबूत और वो दलीलें, वो तमाम चीज़ें, वो रिपोर्ट्स, वो मेडिकल एविडेंस, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस, वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो फोरेंसिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, वो पुख्ता हैं इन लोगों को ये साबित करने के लिए कि जो आरोपी हैं उन्होंने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद अदालत तय करेगी कि वो पुख्ता सबूत हैं और उसके आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। जी तो आशीष, कितने बजे तक आ सकता है फैसला?
जी देखिए 10 बजे कोर्ट का खुलने का समय है, तो वक्त जो अभी तक है सूचना ये है कि 10 बजे के बाद यानी 10:30 के आसपास कभी भी ये फैसला आ सकता है, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर है कि वो अपना फैसला कब सुनाए।